morning, students. Welcome to Indian Economy and Public Finance online class. Today's session, we learn about the industrial licensing policy. Previous lecture, we learned about the industrial, about how industries are set up in India, what are the policies are related with the setting up of industries in India with the help of various five-year plans. So today we will discuss and learn what is industrial licensing policy. So, before learning about the industrial licensing policy, you must know about the license. Means what is license? So, a license is a written permission granted to an enterprise by the government, according to which the product mentioned there it can be manufactured by the enterprise. The license also includes many other particular subjects. Means, what is license? License is a written permission. Permission for manufacturing a good in a particular country, and this permission is granted by the गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री राइट। अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से देखें तो इंडिया में अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो परमिशन एक रिटन फॉर्म में होगी जो कि कहलाएगी लाइसेंस। ओके, एंड लाइसेंस क्या क्या करता है मीन्स कि हम क्या क्या चीजें हमें हम इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बच्चों, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। The first thing which include in license is the place where the factory is to be established. Okay, for establishing your industry, means you want to establish some, you want to manufacture some goods. For manufacturing purpose, you need a factory. So, what is place of factory? Like factory कहाँ सेटअप करनी चाहिए, किस प्लेस पे होनी चाहिए, किस जगह पे होनी चाहिए. So, in licensing policy, it is clearly mentioned that factory should be established in a place which is outside the residential areas. Right? Why? क्योंकि इंडस्ट्री जो फैक्ट्री सेटअप करती है उसमें जो भी एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटीज जो है रेसिडेंशियल एरिया. So, it is very necessary to set up a factory in a place which is described by the government of India under the licensing policy. And one thing more, students, the place of factory is according to the nature of the good. आप किस तरह के गुड को मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो, वो कहाँ पे सेटअप होनी चाहिए, ठीक है, उसकी फैक्ट्री की जगह पे होनी चाहिए. हर फैक्ट्री का अलग अलग लोकेशन एरिया होता है. आपने देखा होगा, अगर आप अपने होम सिटी कानपुर की बात करें तो आपने देखा होगा हमारे कानपुर में भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे मोस्टली जो है फैक्ट्री सेटअप है, ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. ओके, नाउ सेकंड इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस. आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या होना चाहिए, बिकॉज नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट करे, या नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी रॉन्ग कोई किसी तरह का रॉन्ग मैसेज चला जाए, या फिर एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट मीन्स टू प्रोडक्ट्स का सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए. राइट, सो इट शुड बी क्लियर कि आप अपने प्रोडक्ट का क्या नाम दे रहे हैं, एंड द नेम शुड बी अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस. नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी. आपकी प्रोडक्शन की क्या कैपेसिटी है, आप कितनी कैपेसिटी रख सकते हो, फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल आप एक साथ रख सकते हो, कितने गुड्स को आप एक दिन में प्रोड्यूस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर मेंशन होती है. एंड एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्राइजेस. ऑब्वियसली आप आगे चल के अपने एंटरप्राइज को बढ़ाओगे, उसको किस तरीके से एक्सपेंड करना है, आपको किस तरीके से इसको बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है लाइसेंसिंग पॉलिसी में. और आपको इसी लाइसेंसिंग पॉलिसी के जो पॉइंट्स मेंशन किए गए आपकी स्क्रीन में, इसी के अकॉर्डिंगली आपको लाइसेंस मिलता है. अगर आप इन सारी कैटेगरीज को फुलफिल करते हो then you will be eligible for getting the license for the setting up of a enterprise or company in India. Okay, what are the objectives behind the licensing policy? Right? The first and the main objective behind the licensing policy is the holding of government of India in the industrial area. Right? गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई जो भी इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप होगी
उसमें हमें पूरी तरीके से अपनी होल्डिंग करनी है। होल्डिंग का मतलब ये हुआ, ये आपने देखा होगा जब हम 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने इंडिया में पूरा अपना जो है सेटअप सेट कर दिया और पूरी तरीके से इंडिया को जो है गुलाम बनाया, अपनी कंपनी सेटअप करी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जिसकी वजह से हाई टैक्स रेट्स थे, किसानों की जो फार्मिंग लैंड थी वो तक उनकी हाथ से चली गई। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1951 में जो है 5 ईयर प्लान लेके आई थी, और 5 ईयर प्लान का मेन पर्पस ये था कि हमें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। So for the economic development purpose, I hope you understand, remember soon आपने देखा होगा थर्ड 5 ईयर प्लान में जो है इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का काफी फोकस था। उससे पहले जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है डेवलप करने के लिए काफी गवर्नमेंट ने कोशिशें करी। तो गवर्नमेंट का कहना था कि हम लाइसेंसिंग पॉलिसी से लेके आना चाहते हैं कि इंडिया में जो भी इंडस्ट्री सेटअप हो उसमें हमारा हो, यानी कि हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है इंडस्ट्री सेटअप हो। So the next objective is to develop and control of industrial investment and production as per objectives of plan. What plan? 5 year plans. Okay. Means industries अब इंडिया में वही सेटअप होगी जो 5 year प्लान के मोटिव्स को फुलफिल करेंगे, राइट? Second is checking the concentration of economic power, because after the independence हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत ही पुअर थी और हमें काफ़ी सेक्टर्स में डेवलपमेंट करना था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स में अपने जो है 5 ईयर्स प्लान्स लेके आई, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर को या प्राइमरी सेक्टर को या टर्सरी सेक्टर्स को जो है हम प्रमोट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक पावर जो होगी वो ज़्यादा आगे बढ़ेगी। एनकरेजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में जब डिस्कस किया था बच्चों, तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती थी कि जो हमारे लोकल जो लोग हैं जो अपने एंसेस्टर्स के जो स्पेशलाइजेशन है उस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करनी है जो बिग इंडस्ट्रीज हाउसेज से दूर है। मीन्स बिग इंडस्ट्रीज हाउसेज का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपनी इंडियन हेरिटेज को जो है वो आगे बढ़ाती है। सो द लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर ये भी था वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, regulating location of industrial unit and encouraging balanced regional development. Why balanced regional development? अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के का ज़्यादा स्कोप है तो उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों सेक्टर्स जो है वो एक दूसरे को मर्ज कर जाए, हमें मर्ज नहीं करना दोनों सेक्टर्स को, ना बिग इंडस्ट्रीज हाउसेस को ना स्मॉल इंडस्ट्रीज, दोनों को सेपरेट रखना है। प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन इंडस्ट्रीज, व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है बच्चों, 1947 से आप 2021 में आ गया, आपने देखा होगा कि नाउ इंडस्ट्रीज जो है उनका वे ऑफ प्रोडक्शन जो है, वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी चेंज हो गई, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, हमने नई जो टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर ली है। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव और लाइसेंसिंग पॉलिसी इज टू promote the industry technological advancement, especially in industrial sector. Last one is encouraging new enterprises for setting in industries. New enterprises means your entrepreneurs, right? Entrepreneurs, like you can take the example of Make in India. Make in India में आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छी स्कीम लेके आए हैं जिसमें न्यू एंटरप्रेन्योर्स न्यू आइडियाज़ के साथ नए एंटरप्राइज सेटअप कर रहे हैं और हमें रीजनेबल प्राइस में और काफ़ी अच्छे गुड्स जो है हमें लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइसेंसिंग पॉलिसी। Now, what are the compulsion for licensing? First one is registration of existing industrial units. So for every industry, it is very necessary for them to register themselves under the industrial licensing policy. Why? Because ताकि गवर्नमेंट का जो ये जो पर्पस था रजिस्ट्रेशन के पीछे, गवर्नमेंट वांट टू नो द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कितनी इंडस्ट्रीज इंडिया में वर्क कर रही हैं, वो कौन कितनी इंडस्ट्री, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर इन द बिग इंडस्ट्रीज कैटेगरी, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेसिकली रजिस्ट्रेशन, विद द रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट वांट टू नो द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। एंड सेकेंड इज फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट। ऑब्वियसली कोई नई इंडस्ट्री अगर इंडिया में सेटअप होनी है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा।
for producing articles reserved for small scale industries. For expansion, obviously if you want to expand your industry, if you want to expand your business, तो उसके लिए registration जरूरी है, location of industrial units. So these are the compulsion for licensing. The next is, okay, so the previous slides tells about the licensing, industry licensing policy, the objectives, and the compulsion. Now, there are a few criticism of licensing policy. Okay, means we can say disadvantages or negativity हम कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिविटी भी निकल के आया लाइसेंसिंग पॉलिसी में. जो फर्स्ट जो था वो था लेंथी प्रोड्यूसर. व्हाई लेंथी? बिकॉज इसमें आप देखिए, आप इंडिया में अगर आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको कम से कम 5, 6, 7, 8 मीन्स बहुत ही कम, मैं तो ये बता रही हूँ, मैं भी इट इज़ पॉसिबल 10 to 15 लाइसेंस आपको लेना पड़े. कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें लाइसेंस लेने के लिए आपको 10 लाइसेंसेस तक लेने पड़ते हैं. इवन आप एक रेस्टोरेंट भी ओपन करेंगे बच्चों, तो वहाँ पर भी आपको कम से कम 10 से 12, 10 to 12 आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है. ओके, conflicting objective, why? Because of the lengthy procedure. इतने सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं. कई बार क्या होता है, हमें लाइसेंस इतनी इजीली मिलता नहीं है, हमें कई बार ऑफिसर्स के काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, काफ़ी हमें टाइम लग जाता है. तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड इज फेलियर इन चेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, corruption while granting licensing. You all know that sometimes कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, आपको लाइसेंस तो दे देंगे, मगर हमें लाइसेंस के बदले में कुछ ना कुछ हमें चाहिए इन द मॉनेटरी टर्म. राइट, तो करप्शन वाइल ग्रांटिंग लाइसेंसिंग, वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ लाइसेंसिंग. कई बार क्योंकि इतने ज़्यादा लाइसेंस जो है वो लेने पड़ते हैं, इसकी वजह से लोग जो होते हैं कई बार रूल्स को जो है फॉलो ही नहीं करते, कुछ लाइसेंस लेते ही नहीं है. लाइक एक्सेसिव कंट्रोल, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इंडस्ट्रीज के ऊपर थ्रू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी. आपने देखा होगा कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसमें ये होता है कि आप अगर ये इस पर्टिकुलर सेक्टर की इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे तो 50% जो होगा वो गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन शेयर्स होंगे, रिमेनिंग 50% जो है वो इंडस्ट्री के होंगे. कई बार 60-40 का रेशियो होता है. तो ओके, तो एक्सेसिव कंट्रोल है एंड पुअर फॉलो अप इज, कई बार प्रॉपर जो है फॉलो अप नहीं हो पाता है कि जो भी इंडस्ट्री सेटअप हुई है उसने प्रॉपर लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया है. आपने देखा होगा कई बार आपके सामने एग्जांपल्स आते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री काफ़ी सालों से रन कर रही थी, मगर अभी जो है उसको सीज कर दिया गया क्योंकि वो विदाउट लाइसेंसिंग अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे थे. कई बार आपने अपने लोकल एरियाज में भी देखे होंगे, कई लोग जो होते हैं वो एजेंसीज ले लेते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं, बट बाद में हमें पता चलता है कि उनके पास लाइसेंसिंग ही नहीं था. ठीक है, so these are the criticism of licensing policy. So licensing policy is a very important topic and आपको ये मालूम होना चाहिए कि लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और हाउ दे रन इन इंडिया. ओके, now the next slide is related to the topic industrial sickness. And industrial sickness is again a very important topic, and it is related to the industrial policy and industrial licensing policy टॉपिक. सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस? ऑब्वियसली बच्चों, इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब यही होता है कि जब इंडस्ट्री देखिए सेटअप की जाती है प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब इंडस्ट्री जब प्रॉफिट नहीं देती है, मीन्स उसका परफॉर्मेंस पुअर होता है, that is known as the industrial sickness in a very simple words. Okay, but as per the definition, industrial sickness usually refers to a situation where an industrial firms performs poorly, incurs losses for several years, and often defaults in its debt repayment obligations. Okay, so remember one thing, that industrial sickness जो है वो सडन नहीं होता. ठीक है, एकदम से नहीं होता है कि हम ये कह सकते हैं कि अरे आज इंडस्ट्री सेटअप हुई एंड आफ्टर 15 डेज हम कहेंगे ये सिकनेस हो गई. नो, इंडस्ट्रियल सिकनेस का फ्रंट में आने में काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, काफ़ी समय लग जाता है. बिकॉज अगर किसी ईयर, सपोज करिए किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी इंडस्ट्री को जो है प्रॉफिट नहीं हुआ या उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस कर दिया, तो इंडस्ट्री क्या करती है, ट्राई करती है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम सेम गलतियों को दोहराएंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, और हम नए प्लान्स के साथ आएंगे और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को में कुछ अमेंडमेंट करेंगे, सर्विसेज में अमेंडमेंट करेंगे और फिर प्रॉफिट अर्न करेंगे. ओके,
तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सिकनेस जो है वो थोड़ा सा लेट सामने आता है, ठीक है, उसको समझने में इंडस्ट्री को ही काफी समय लग जाता है. A sick industrial unit may be defined as one when it fails to generate surplus on a continuous basis. Remember, student, here this is the continuous basis. Okay, continuous basis means continuously last from 5 to 10 years जो है आपकी इंडस्ट्री जो है प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है. उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं. एक में भी कि आपका जो आप एक ही प्रोडक्ट के साथ चल रहे हो, मीन्स आपके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है. मीन्स आप कह रहे हो कि हमारे जो कस्टमर है उनको यही प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हम दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे. आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपने देखा होगा डाबर लाल जो टूथपेस्ट आता है, काफी समय तक वो पाउडर फॉर्म में आता था. बच्चों, आपने देखा होगा एक सिंगल प्रोडक्ट था उनके पास और वो सिर्फ पाउडर फॉर्म में आता था. अभी आप देखिए काफी सालों के बाद अब वो पेस्ट के फॉर्म में लेके आए. राइट स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल और नॉट? नबील? यस मैम. यस नबील, तो आपके घर में कोई डबल लाल टूथपेस्ट को यूज करता है जो पाउडर फॉर्म में आता था पहले, रेड कलर की उसकी छोटी सी बॉक्स थी? देखा है आपने नबील? नो मैम. ओके, और किससे देखा है आप में से? यस अनुज, आपने देखा है? यस मैम. यस अनुज, तो आपने देखा होगा उसमें वो प्रोडक्ट काफी सालों तक पाउडर फॉर्म में ही था. अब जो है वो टूथपेस्ट के पेस्ट के फॉर्म में आने लगा है. ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि उन्होंने ये एक माइंडसेट कर लिया डाबर लाल वालों ने कि हमारे जो है जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को पसंद करते हैं. ठीक है, तो इट कैन बी वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द इंडस्ट्री सिकनेस. अगर डाबर लाल कंपनी जो है वो अपने पाउडर फॉर्म को पेस्ट के फॉर्म में नहीं लेके आती तो इट मे बी कि उनकी डिमांड खत्म हो चुकी होती मार्केट से. ठीक है, तो इट यू कैन से इट मे बी वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द इंडस्ट्रियल सिकनेस कि एक ही प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं कर रहे. एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस इज ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस. ठीक है, हम 5 to 10 years या 15 years के लिए, वैसे तो 5 to 10 years बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे बच्चों. अगर 2 to 3 years में अगर इंडस्ट्रीज जो है अगर अपने मार्केट की डिमांड को फुलफिल नहीं करती तो वो बंद होने लगती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ह्यूज कंपटीशन एंड बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. कस्टमर क्या है, कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट में जंप कर जाएगा. ठीक है, so and depends on a frequent infusion of external funds for its survival, because for the survival industry needs fund. Okay, industry needs money. So अगर continuously वो जो है लॉस ही फेस कर रहा है तो जो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि उसके पास पैसे फंड ही नहीं रहेंगे. So it may be the second reason behind industry sickness. Okay, so I hope you understand what is the industrial sickness. Okay, so next is about what are the reasons. Okay, so an industrial unit tend to show sign of financial distress starting with. So as a business owner or an industrial owner or as a businessman, how you want to identify that your industry is going to be sickness? When it shows the following symptoms. First, short term liquidity problems. राइट, आपके पास शॉर्ट टर्म फंड्स को रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल करने के लिए फंड ही नहीं है. Revenue losses, operating losses, moving in the direction of overuse of external credit. So these may be the indication that your industry is going to be in a sickness position. So what type of units are sick? Okay. So according to Lehman was a economist, and according to him, he said that a sick unit is one which is not healthy. Obviously, healthy means ये नहीं बच्चों कि उसको फीवर आ गया. ठीक है, नो, healthy means कि अब उसके पास जो है sufficient फंड नहीं है. ओके, अब वो जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है. Now the industry is not in the position to fulfill the demand of the market, fulfill the demand of the customers. Okay, and from the investor point of view, आपने किसी इंडस्ट्री में शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो यू विल बी द इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी. So from the investor point of view, it is one which is not giving dividends. Obviously, when you invest in a industry which is in the sickness position, so what will happen? That industry is not in the position to return back the dividend. Okay,
And from the banker point of view, it is a unit which has incurred cash losses in the previous years and is about to repeat the same performance in current in the following year. So according to the banker, as industrial sickness means is a unit which has incurred cash losses in the previous year and is about to repeat the same performance in the current and following year. From the industrialist point of view, it is unit which is making losses and about to lose close. कॉन्टिन्यूसली लॉस करेगा तो बेटा एक पोजीशन ऐसा आएगा बच्चों कि उसे इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को क्लोज करना पड़ेगा. So these are the types of sickness according to the different point of view. Now according to the RBI के according क्या है कि industry sickness means a sickness unit is that which has incurred a cash loss for 1 year and is likely to continue incurring losses for the current year as well as in the following year. Okay, so means according to the RBI, a sick unit is that unit that incurred a cash loss. First of all, that unit incurred a cash loss for 1 year, then for the current year, and it will continue from to the following year, right? And the unit has imbalance in financial structure, such as current ratio is less than 1:1, and there is worsening trend in debt equity ratio. According to the Reserve Bank of India, when an industry facing this situation, it will call as a industry sickness. Okay. Now, according to the Sick Industries Company Act 1985. Okay, so there is an act which is related to the Sick Industries Companies Act 1985. It means identifies sickness in the term of cash losses for 2 consecutive financial year and accumulated losses equally or exceeding the net worth of the second financial year. Okay, means आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो था उसमें आपने लॉस फेस किया आपकी इंडस्ट्री में, एंड देन आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और उसमें भी आप लॉस फेस कर रहे हैं, एंड फॉलोइंग ईयर आगे के ईयर्स जो है उसमें भी आप जो है लॉस फेस कर रहे हैं. इट मीन्स कि योर इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इन द पोजीशन ऑफ सिकनेस. According to the SBI, State Bank of India, a sick unit is as one which fails to generate internal surplus or a continuous basis and depends for its survival upon frequent infusion of funds. These are the definition according to the different institution of India. So I hope students you all understand what is industrial sickness. Now again, the signals of industrial sickness means what are the indicators of industrial sickness. The first one is decline in capacity utilization. What is capacity utilization means आपने जितने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का, प्रोड्यूस करने का जो टारगेट कर रखा था, आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे. आपके जो इन्वेस्टर्स थे, आपने उनको जो प्रॉमिस किया था डिविडेंड पे करने का, आप उसको जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे हो. शॉर्टेज ऑफ लिक्विड फंड टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. आपके पास जो है फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास जो है फंड कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की हो रही है. Inventories to excessive quantities, non-submission of data to bank and financial institutions, irregularity in maintaining bank accounts. Bank accounts irregularity means कि आप जो है सपोज डेट आपने कोई डेप्ट ले रखा है बैंक से और आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे, या अपना जो अकाउंट है उसमें बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द लेस फंड. आपके पास पैसा ही नहीं आ पा रहा है, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो, आपके मार्केट से गुड्स की डिमांड कम हो गई है, आपके गुड्स सेल नहीं हो पा रहे, आपके पास इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देने के लिए पैसा नहीं है. इट मीन्स कि आपके पास कैश की शॉर्टेज हो गई है. फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स इन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, क्योंकि आपका बेटा जो है सपोज करिए कि आपके प्लांट और इक्विपमेंट किसी रीजन से जो है वो बंद हो गया. वो रीजन कुछ भी हो सकता है. रीजन ये भी हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में डिमांड ही नहीं है. जब डिमांड नहीं है तो आप मैन्युफैक्चर ही नहीं करोगे बच्चों, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ब्रेकडाउन हो जा रहे हैं इन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स में. डिक्लाइन इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विसेज रेंडर्ड.
delay or default in the payment of dues such as provident fund, sales tax, excise duty, employees etc. इन सबको पे करने के लिए आपको कैश चाहिए। कैश कैसे आएगा? जब आपके गुड्स मार्केट में सेल होंगे, और मार्केट में गुड्स सेल नहीं हो रहे हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट में आपकी, राइट। आपकी स्ट्रैटेजी, जो आप जिस स्ट्रैटेजी से बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई है और आपके पास कोई न्यू स्ट्रैटेजीज नहीं है। आपके जो मैनेजर्स हैं, उनके फोरकास्ट प्लान्स जो थे वो फेल हो गए हैं, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बिकॉज आप जानते हैं बच्चों, आज आप देखिए कंपटीशन बहुत है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत सारी है इंडिया में, राइट। और एक समय ऐसा भी था बच्चों, बिफोर 1951, में आपको एक छोटी सी और बात बता दूं, 1951 से पहले, मींस 5 ईयर प्लान आने से पहले, अपने इंडिया में क्या था कि जो इंडिपेंडेंस के दौरान में जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उनका ये कहना था कि हम क्योंकि हम अब फॉरेनर्स को जो है अपनी इंडिया में नहीं बुलाएंगे और हम जो है पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बूस्टअप करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उस समय भी अदर इंडस्ट्रीज हाउसेस थे पब्लिक सेक्टर्स के अलावा भी, बिग बिजनेस फैमिलीज जिसको कहते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब उस वक्त भी थे। तो ये बिग बिजनेस हाउसेस के आते थे। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट का कहना था, कांग्रेस गवर्नमेंट का, उस वक्त जो है जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रेसिडेंट थे, उनका कहना था कि भाई ऐसा है कि आप जो है, हम इंडिया में जो है अपनी ही इंडस्ट्रीज को जो है वो सेटअप करेंगे और उसके लिए हम लाइसेंस देंगे। और लाइसेंस में लाइसेंसिंग राज बहुत हो गया था, आपने वर्ड सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में आपने, लाइसेंसिंग राज करके। उसमें ये था कि जो पहले आएगा उसको हम लाइसेंस देंगे और जो ज़्यादा हमें मनी देगा उसको हम पहले लाइसेंस दे देंगे। तो इससे क्या था कि जो बिग इंडस्ट्रीज हाउसेस थे, उन्होंने ज़्यादा पैसा दिया गवर्नमेंट को और जो है उनकी इंडस्ट्री सेटअप होती चली गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ही पुअर कंडीशन में आ गई थी। तो इन 1951 फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, ये तो बहुत ही गड़बड़ होती चली जा रही है, लाइसेंसिंग राज जो है वो हमें ख़त्म करना है। और 5 ईयर प्लान जब इंडिया गवर्नमेंट लेके आई तो उन्होंने कहा कि अब हमें लाइसेंसिंग राज बिल्कुल ख़त्म कर देना है और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी लेके आनी है, राइट। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के बाद जब आई, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को मेन लाने का पर्पस ये था कि हमको जो है बिल्कुल लाइसेंसिंग राज को फिनिश कर देना है। और उस समय अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री थी जो सिकनेस की कंडीशन में थी, यानी कि पुअर परफॉर्मेंस में थी, उसको आइडेंटिफाई करना है एंड ट्राई टू रीसेट दैट इंडस्ट्रीज। क्योंकि देखो, इंडस्ट्री जो सेटअप हुई है वो अपनी फेल स्ट्रेटेजी और सिंगल प्रोडक्ट, इसकी वजह से ही बच्चों जो है वो फेल होती है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल सेटअप बंद कर दें, क्लोज कर दें। अगर कोई भी ऑप्शन अगर बचा है कि ये इंडस्ट्री जो है फिर से रीसेटअप हो सकती है, तो हम उसमें उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे कि इंडस्ट्री फिर से सेटअप हो। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री बच्चों आपके पास आपने होगी, आपने सुना भी होगा, जो सिकनेस की पोजीशन में थी, मगर बाद में जो है वो काफी फाइनेंशियल सपोर्ट से फिर से वो उठी और फिर से अपना रन करना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो बिल्कुल क्लोज हो चुकी थी, शट डाउन हो चुकी थी गवर्नमेंट ने। और जब प्राइवेटाइजेशन आया ना, अपने इंडिया में जब अलाउ किया गया प्राइवेटाइजेशन को एलपीजी मॉडल के थ्रू, तो बहुत से इंडस्ट्रीज जो थी, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने सिक इंडस्ट्रीज को बाय करा। ओके, सिक इंडस्ट्रीज को बाय करने के बाद उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के साथ उसको नाम दिया, उसको फिर से रीसेट किया। मैं आपको मित्तल, जो टाटा स्टील कंपनी के जो मित्तल ऑनर है, उनका मैं एग्जांपल दूं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। उन्होंने क्या किया था कि जो सिक इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, स्टील सिक इंडस्ट्रीज जो थी, उनको बहुत ही सस्ते दामों में उन्होंने परचेज कर लिया था। ठीक है, बिकॉज वो बच्चों वो उनका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा से ही, स्टार्टिंग से उनके जो एंसेस्टर्स थे वो बिजनेस ही करते आए थे, तो बिजनेस माइंडेड बहुत है और बहुत शार्प माइंडेड आदमी है वो। तो उन्होंने इंडिया में जो सिक इंडस्ट्रीज थी बहुत ही लोअर प्राइस में उनको बाय किया उन्होंने, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा के आप देखिए आज टाटा जो स्टील कंपनी है, मित्तल कंपनी, वो कितनी फेमस है। तो आप, मैं किसी दिन आपको उनकी केस स्टडी आपको पढ़ाऊंगी, वो केस स्टडी में आपको बताऊंगी कैसे उन्होंने सिक इंडस्ट्रीज को बाय किया और कैसे उसको जो है आगे बढ़ाया और काफी फेमस कंपनीज बनाया। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट सिग्नल इज डिक्लाइन इन टेक्निकल डिफिशियंसी। ऑब्वियसली अगर कोई इंडस्ट्री है वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करती है और ओल्ड टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करके रन करती है, तो बच्चों वो काफी समय तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आप इंडिया में प्रेजेंट टाइम में बहुत सी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को देख लीजिए जो 4G टेक्नोलॉजी को नहीं दे पाए और वो बंद हो गए। आप देख लीजिए, टाटा डोकोमो बंद हो चुका है और आपका एयरटेल बंद हो चुका है। ठीक है,
बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री जब आई वो जियो लेके आई और जियो में इतनी ज़्यादा उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इंटरनेट फैसिलिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ उन्होंने इतनी सारी प्रोवाइड कर दी कि बाकी कंपनीज के लिए बड़ा मुश्किल हो गया उनके साथ कंपटीशन करना। तो कुछ तो कंपनी अभी भी सर्वाइव कर रही है, कुछ तो शट डाउन हो चुकी है। एंड फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ पर्सनल इन द इंडस्ट्री, आपका टर्नओवर जो है वो बहुत ही पुअर कंडीशन में जा रहा है। तो दीज आर द सिग्नल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सिकनेस। ओके, now what are the features of industrial sickness? So first one is socio-economic problem, second is outcome of various causes, visible symptoms, serious sequences, gradual process. Okay, so these are the some features of industrial sickness. So now what are the types of sick companies? Okay, so it can be born sick. Born sick means सेटअप करते वक्त ही सिक थी, मीन्स जो उसका सेटअप था वो सेटअप अकॉर्डिंग टू द टाइम नहीं था, अकॉर्डिंग टू द डिमांड नहीं था। बिकम सिकनेस मीन्स सेटअप करते वक्त तो ठीक था मगर बाद में उसको सिक कर दिया गया। वाई, हाउ, वाई तो नहीं कहूंगी मैं इसको, हाउ मीन्स बिकॉज ऑफ द ओल्ड स्ट्रैटेजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओके, सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। तो वो पहले ठीक थी मगर बाद में बना दी गई सिक या मेड सिक, और मतलब कि उसको वो पूरी तरीके से सिक हो गई, मतलब सेटअप करते हुए सिक, या फिर बाद में बनाई गई, बाद में उसको सिक कर दिया गया, या पूरी तरीके से उसको सिक कर दिया गया। तो ये थ्री कैटेगरी में हम सिक कंपनीज को डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका एक पर्टिकुलर ब्रांच या एक पर्टिकुलर सेक्टर जो होता है वो पुअर हो जाता है, पुअर परफॉर्मेंस के हो जाता है। जैसे कि सपोज दैट कि आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, मगर जब आप सेलिंग में आते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट में, तो वहां पर ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है ड्यू टू द हाई प्राइस। ठीक है, आप किसी भी कंडीशन में अपनी प्राइस को कम नहीं करना चाहते। मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है वो लेस प्राइस में अवेलेबल है। क्या होगा उसका रीजन? उसका रीजन ये हो जाएगा कि आपका कहना है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है और हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो है या कस्टमर्स को टारगेट करते हैं और वहीं पे हम सेल करते हैं। आप देखिएगा बच्चों, मार्केट में ऐसे बहुत से गुड्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो है वो टारगेट करके रखते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में आप देखिए, आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फूड्स का बड़ा क्रेज चल गया है। लोगों का कहना है कि हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए, और ये वो कौन लोग हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं। मैं एक कोई नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ बच्चों, बस एक एग्जांपल आपको दे रही है। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनका कहना है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फूड्स खाएंगे, और ऑर्गेनिक फूड्स खाने के लिए भी वो लोकल फार्मर्स के पास नहीं जाते, वो बिग मॉल्स जो हैं वहां पे जो काउंटर्स होंगे ऑर्गेनिक फूड्स के वो वहां से चले जाएंगे। जो है हम जैसे लोग जो है वो लोकल फार्मर के पास जाके फूड्स को ले लेते हैं। वाई? क्योंकि हमें मालूम है बच्चों कि ऑर्गेनिक फूड्स कहाँ से निकल के आता है, फार्मर के लैंड से। ठीक है, हमें मॉल जाने की जरूरत नहीं है, हम लोकल फार्मर के पास जाके ऑर्गेनिक फूड खरीद लेते हैं। तो ये भी कैटेगरी आती है बच्चों की इंडस्ट्री में कि वो किस तरीके के कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। और अगर सपोज डेट कि वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की चॉइस चेंज हो जाती है, वो लोकल फार्मर के पास जाना शुरू कर देते हैं, तो व्हाट विल हैपन, उनके प्रोडक्ट जो होंगे जो ऑर्गेनिक फूड का टैग लगा के वो बेच रहे थे वो सेल होना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम और आप जैसे नॉर्मल पीपल्स उनके पास जाएंगे ही नहीं, और जो पर्टिकुलर ग्रुप था वो लोकल फार्मर के पास जाने लगा। तो मे बी इट इज पॉसिबल कि उनका जो सेक्टर था जहाँ पे वो ऑर्गेनिक फूड को सेल कर रहे थे वो उनका फेल हो जाए बिकॉज ऑफ द नॉन डिमांड या अनडिमांड कह सकते हैं। ओके, so these are some reasons behind the born sick, become sick and made sick। means सेटअप करते वक्त ही वो सिक थी, बाद में उसको सिक बना दिया गया, या पूरी तरीके से वो सिक हो गई, राइट। and these are the magnitude of industrial sickness, and magnitude of industrial sickness we will discuss this topic in the next slide. Okay, so we can discuss here the causes of industrial sickness। बॉन्ड सिकनेस, अचीव्ड सिकनेस। ओके, बॉन्ड सिकनेस मैंने आपको जैसे बताया कि सेटअप करते वक्त ही वो सिक थी। इंटरनल कॉसेस क्या हो सकते हैं एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल कॉसेस? सो इंटरनल कॉसेस एंड एक्सटर्नल कॉसेस मींस दीस आर इंटरनल कॉसेस मींस टेक्निकल फिजिबिलिटी, मींस इनएडिक्वेट टेक्निकल नो हाउ। आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में 4G आ गया और टेलीकॉम कंपनी है आपकी और आप जो है अभी तक 2G में ही है, या फिर आपको पता भी है तो आप जो है आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि आप अपने 2G को 4G नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकें।
व्हाट विल हैपन, कस्टमर तो जो है 4G में जाएगा, अभी तो 5G आने वाला है, राइट? So it can be one of the technical costs behind the industrial success, that is known as the inadequate technical know-how. Outdated production process. आउटडेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस, आप इसका कई सारे आपके पास एग्जांपल्स होंगे, आप देखते होंगे कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो यस बच्चों, आउटडेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दिया था डाबर लाल का, पहले तक अभी तक वो पाउडर फॉर्म में लेके आते थे, बाद में उन्होंने जो है अकॉर्डिंग टू टाइम वो पेस्ट फॉर्म में लेके आए, अगर वो नहीं कन्वर्ट करते तो व्हाट विल हैपन, आउटडेटेड हो जाती है उनकी प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे। हाँ, पहले आपने देखा होगा कि लोग जो है घर में जो है एक सिंगल टेलीफोन होता था, राइट? और सिंगल टेलीफोन जो थे उससे ही सबका काम हो जाता था, मगर बाद में आपने देखा मोबाइल हैंडसेट्स भी आ गए। अगर घर में 5 मेंबर्स हैं तो सभी के पास मोबाइल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक विएबिलिटी, हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स टू हाई, unduly large investment in fixed assets, underestimation of financial requirements. So means आप रॉ मटेरियल जो लेके आए बच्चों, वही हाई कॉस्ट पे लेके आए, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इन हाई कॉस्ट। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा हाई है, आपका जो लार्ज इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स स्टेटमेंट में और फिक्स एसेट्स में जो आपने लार्ज इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज दैट बच्चों कि आप एक बहुत ही बड़ी मशीन लेके आए अपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए, आपने उसमें काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है, बट वो मशीन जो थी वो मशीन प्रोडक्शन के काम ही नहीं आ पा रही है, मीन्स जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, दैट विल बी द रीजन। Second, next is underestimation of financial requirements. So these it can be internal causes under the technical feasibility and economic viability head. The next is production management, poor capacity utilization, high wastages, inappropriate product mix, inadequate maintenance and replacement. These can be the causes of the production management. Labor management, poor productivity, excessive manpower, lack of trained and skilled labor, especially high wage products. Okay, आप जो लेबर लेके आए वो ट्रेंड ही नहीं है। देखिए, लेबर्स की भी दो कैटेगरी होती है, ट्रेंड लेबर, एक अनट्रेंड लेबर होते हैं। ट्रेंड लेबर वो होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है प्रोडक्ट करने के लिए ट्रेंड होते हैं, उनके पास उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। आप जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए ट्रेंड लेबर चाहिए और आपके पास है नहीं, व्हाट विल हैपन, आपका प्रोडक्ट जो होगा वो up to the mark. So okay, so these can be causes of internal causes of industrial sickness. Next is marketing management, आपकी proper marketing strategy ही नहीं है, like ऐसे how lack of market research and market feedback, आपने ना ही market research किया ना ही market feedback किया। Listen students, if you want to launch your new product in market, it's very necessary to do the research. First is research, आपको रिसर्च करना है, मीन्स व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ कस्टमर्स, ओके, व्हाट आर द नीड्स ऑफ कस्टमर, and after doing the market research you can easily identify the section of market, आप किस मार्केट के किस सेक्शन में आपके गुड्स को ज्यादा सेल होगा, राइट? And after selling the product, it is very necessary to get the feedback. आप इसका एक एग्जांपल और मैं आपको बताती हूँ, हम सभी मोबाइल यूज करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द वर्क अब आज के टाइम पे हमारा काम जो है वो मोबाइल से ही होता है। आप कोई भी नया ऐप जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, तो उसके डाउनलोड करने के बाद आप जब 1 टाइम या 2 टाइम उसको यूज करने दें तो आपके पास एक फीडबैक का मैसेज आता है, इसमें स्टार्स बने होते हैं, राइट? बैड, पुअर, वेरी पुअर, गुड, एक्सीलेंट। तो आप वहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे उनको मार्क करते हैं, उसको स्टार्स देते हैं, राइट? सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंडस्ट्री टू टेक द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि फीडबैक के अकॉर्डिंग ही आपसे जो इंडस्ट्री होती है वो अपने इन गुड्स को जो है या अपने प्रोडक्ट को जो है वो अमेंडमेंट करती है, राइट? नेक्स्ट इज डिफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हाई का मतलब ये हुआ कि अगर आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आपको याद हो बच्चों, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था
कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में क्या होता है, कोका कोला और पेप्सी का हमने एग्जांपल लिया था। कोका कोला के प्राइस हाई हो जाते हैं तो कस्टमर जो है पेप्सी की तरफ मूव कर जाता है, या अगर पेप्सी के प्राइस हाई होते हैं तो कोका कोला की तरफ मूव हो जाता है, राइट। सो आपकी प्राइसिंग पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अच्छा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो लेबर, जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है, उसकी कॉस्टिंग भी एंड प्रोडक्ट के प्राइस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि रॉ मटेरियल, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस अगर कॉस्टली होगा तो आपका एंड प्रोडक्ट के प्राइस भी बहुत हाई प्राइस पे होगा। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर। ऐसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने, एक सिंगल प्रोडक्ट को लेके ही आप मार्केट में रन कर रहे हो, आपका कहना है कि हमारे कस्टमर को यही प्रोडक्ट पसंद है, हम दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं लेके आएंगे। सो दैट इट कैन बी वन ऑफ द इंटरनल कॉस्ट ऑफ बिहाइंड द इंडस्ट्रियल सिक्नेस। Next is financial management needs, inadequate working capital, and deficiency of funds. So these are the six and there are six causes, internal causes of industrial sickness. So there is another one, industrial causes, internal causes, that is administrative management, excessive expenditure on R&D, incompetent management, and lack of timely diversification. So it can be reasons behind the internal causes of industrial sickness, right? Next is external causes. External causes means outside the industry, that is infrastructure bottleneck, means irregular supply of critical raw material, transport bottlenecks, chronic power shortage, right? Government control and policies like government price control, abrupt changes in government policies, fiscal duties. बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हो गई हैं जिसको इंडस्ट्रीज फुलफिल नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट ने ये क्या रखा है कि भाई ऐसा है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट, आपको इंडस्ट्री सेटअप करना है तो आपको अपने 50% जो प्रोडक्ट होंगे वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और रिमेनिंग 50% ही आप लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई पॉलिसी आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करना पड़ेगा 50% प्रोडक्ट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इट कैन बी द reason behind the reason of external causes of industrial sickness. Okay, so I hope students you all understand what are the industrial sickness and what are the causes behind the industrial sickness. So there are two more external causes, that are market constraint and extraneous factors. Means political situation. अगर गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होती चली जा रही, मीन्स गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, नई गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिसीज लेके आएंगी, आपको अपनी इंडस्ट्री न्यू पॉलिसीज के अकॉर्डिंग फुलफिल करनी पड़ेगी। मे बी इट इज पॉसिबल कि जो न्यू पॉलिसी हो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो, तो इट कैन बी वन ऑफ द एक्सटर्नल कॉजेस बिहाइंड द इंडस्ट्रियल सिकनेस। Okay, students. So these are some suggestions to prevent and cure industrial sickness. So how can जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल, अगर इंडस्ट्री कोई सिकनेस की पोजीशन में है तो इट डजंट मीन कि उसको शट डाउन कर दिया जाए। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हम उस इंडस्ट्री को अगर ये ऑप्शन है कि हम उसको फिर से रीसेटअप कर सके तो वी विल गिव देम अपॉर्चुनिटी टू रीसेट देमसेल्फ। ओके, so how can we prevent and cure industrial sickness? First is proper location of project, availability of raw material, availability of labor and technical staff, availability of finance at reasonable rates, like proper market analysis, demand forecasting, study of opportunities and threats of environment, customer taste and preferences, availability or reliable distributors, soft loans for sick units, and avoid overcapitalization. So these are the suggestion, and with following these suggestions, an industry can come over from the sickness position. Okay, students. So this is all about industrial licensing policy and industrial sickness. Thank you so much. Thank you, ma'am.